चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए स्टार्ट किया जाए। कल लास्ट क्लास हमारी आरडी शर्मा 9th क्लास चल रही थी। आज हम 10th क्लास पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास के कुछ सवाल छोड़े थे, उनको कंप्लीट करेंगे, फिर 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये आरडी शर्मा की दूसरी क्लास है ना। 9th और 10th दोनों आरडी शर्मा कंप्लीट कवर करवा रहा हूँ, तो दोनों के सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कवर करवाऊंगा, एक एक करके सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये सवाल कल हमने छोड़ा था। जय, जमील और जॉनी ने 100 सीढ़ियां चढ़ने का खेल खेलने का फैसला किया। जब एक बार में 5 सीढ़ियां चढ़ते हैं, 2 सीढ़ियां उतरते हैं। जमील एक बार में 7 सीढ़ियां चढ़ता है, 2 सीढ़ियां उतरता है। और जॉनी हर बार 10 सीढ़ियां चढ़ता है और 3 उतरता है। ठीक है। तो सबसे पहले जय के बारे में बात करें। सबसे पहले किसके बारे में बात करें? जय के बारे में बात करें। तो जय के बारे में बात करें तो जय 5 सीढ़ियां चढ़ता है और कितनी उतरता है? जय एक बार में 5 सीढ़ियां चढ़ता है और 2 सीढ़ियां उतरता है। मतलब 5 चढ़ा, उतरे में से 2 उतरा, मतलब चढ़ कितनी पाया? 3, है ना। 5 चढ़ा लेकिन चढ़ा कितनी? 3 ही चढ़ पाया। ठीक है। तो अगर जो मान लो इस 5 के हिसाब से देखो तो ऐसा 20 से पंजे कितना हो जाएगा? 100। और ऐसा 20 से कितनी बार पहुंचेगा? 60 पे ही पहुंचेगा। तो हम 20 से ना पहुंचते हुए काई से पहुंचते हैं? 5 से ना पहुंचते हुए 3 से पहुंचते हैं और 5 के पहले रोक देते हैं। 3 के पहाड़े में 100 में से 5 घटा दो, 95 तक 3 जाना चाहिए। तो 95 में तो 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का भाग किस में जाता है? तो 90, 93, मतलब 31 से गुणा कर दो तो 3 3 4 9, 93। और 31 से गुणा कर दो मतलब 5 5 3 15, 155 सीढ़ियां वो चढ़ जाएगा। कितनी सीढ़ियां चढ़ने के लिए? 93। अगली 5 और चढ़ेगा तो 155 और 5 क्या हो जाएगा? 160। और यहाँ 3 कितना? 196। 95 और 3 कितना हो जाएगा? 96। अब अगर जो 5 चढ़ता है तो 96 और 5 कितना हो जाएगा? 104, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जय जो चढ़ता है वो कितनी सीढ़ियां चढ़ता है? 160। ठीक है। जय के अलावा दूसरा बंदा जो है वह कौन है? तो दूसरा बंदा है जय के बाद जमील। कौन है? जमील। जमील की बात करें तो जमील 7 सीढ़ियां चढ़ता है तब जाके 5 चढ़ पाता है, क्योंकि 7 चढ़ता है और कितनी उतरता है? 2 उतरता है, तो 5 चढ़ पाता है। 7 और 5 तो 7 घटा दो 93। 5 को 93 तक पहुंचाने के लिए 20 से गुणा कर दो या 18 से गुणा कर दो। 18 पंजे 90, 18 से गुणा किया 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 18 सत 126, है ना। एक बार और चढ़ जाएगा 7 सीढ़ियों के हिसाब से 5, मतलब कितना हो जाएगा? 95। और यहाँ 7 जुड़ जाएगा 133। मतलब ये भाई साहब 133 सीढ़ियां चढ़ते 95 पे जाके रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं पढ़ पाते। और आखिरी जो बचा है जॉय, वो जॉय कितनी चढ़ता है? तो जॉय चढ़ता है 10 सीढ़ी, लेकिन चढ़ कितनी पाता है? 3 कम कर दो 7। तो 90 के हिसाब से मतलब 7 से 13 7 91, 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 91 और 13 से गुणा हो जाएगा तो 130। मतलब 130 सीढ़ियां चढ़ता है, जिसमें से चढ़ कितनी पाता है? 91। फिर 10 और आगे नहीं बढ़ सकता। तो कल मैंने यहां तक सॉल्व कर दिया था, ये चीजें आपको बता दी थी। कल क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने नहीं टिक किए थे, आज टिक करते हैं। पहला सवाल, सबसे अधिक सीढ़ियां कौन चढ़ता है? तो अभी हमको समझ में आ गया कौन? जय। कि सबसे अधिक सीढ़ियां कौन चढ़ता है? जय। आरडी शर्मा में इसका आंसर जमील दिया है। ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक देखा अभी तक का सॉल्यूशन, तो वो जय दिख रहा है। जय ही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के उसमें गलत दिए। मेरे हिसाब से जय करेक्ट है, जय इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, वे एक ही सीढ़ी पर कितनी बार मिल सकते हैं? एक ही सीढ़ी पर कितनी बार मिल सकते हैं? तो एक बंदा 3 सीढ़ी चढ़ रहा है, एक 5 चढ़ रहा है और एक कितनी चढ़ रहा है? 7। तो 3 5 7 का एलसीएम होता है 105। एलसीएम कितना होता है? 105। और 105 सीढ़ियां है नहीं, तो नेवर, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 105 सीढ़ियां है ही नहीं। सीढ़ियां कितनी है? 100 है। तो 105वीं सीढ़ी पर तीनों मिल सकते थे, लेकिन 105 सीढ़ियां है ही नहीं, सिर्फ सीढ़ियां कितनी है? 100। तो नेवर, कभी नहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, स्वागत है आपका। कभी नहीं मिलेंगे। अगला, 100वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सबसे कम प्रयास कौन करता है? सबसे कम प्रयास मतलब सबसे कम बार में। तो सबसे कम प्रयास कौन करता है? जमील। क्योंकि जमील बड़ी बड़ी फलांग रखता है ना, तो कम बार में पहुंच जाएगा, है ना। 100 तक सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए सबसे कम जमील, जमील नहीं, सॉरी, जॉनी। कौन? जॉनी। क्योंकि ध्यान से देखो यहां से, जॉनी जो है, जो जॉनी है वो सीढ़ियां 10 चढ़ रहा है एक बार में। कौन चढ़ रहा है? जॉनी। जॉनी 13 बार में पहुंच गया। इसको तो बहुत ज्यादा लगा, 31 और एक 32 बार लगा। इसको भी 18 और एक 19 बार लगा।
मतलब सबसे कम में जो पहुंचा वो कौन पहुंचा? जॉनी, न कि जमील। कौन? जॉनी, है ना। मुझे लगा था जमील सबसे लास्ट में, जबकि जॉनी सबसे लास्ट में। ठीक है, आगे अगला, सीढ़ी पर पहली बार कौन मिलता है? तो सीढ़ी पर पहली बार मतलब 3, एक 5 चढ़ रहा है और एक 7, तो 3 और 5 कितना हो गया? 15। 5 और 7 कितना हो गया? 35। और 3 और 5 कितना हो गया? सॉरी 3 और 5 तो लिख लिया, 3 और 5 15, 3 और 7 ले लेते, 7 और 3 21। मतलब ये अगर जो जय चढ़ रहा है ये जमील चढ़ रहा है ना, जमील है, और ये जॉनी, तो जो जय और जमील है वो 15 पे मिलेंगे, जमील और जॉनी 35 पे मिलेंगे, और जय और जॉनी 21 पे मिलेंगे। तो कौन मिल रहे हैं? तो जय और जमील कितने पे मिलेंगे? जय और जमील 15 पे, जमील और जॉनी ये कितने पे मिलेंगे? 35 पे, और जय और जॉनी ये कितने मिलेंगे? 21 पे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेयर? जय और जमील। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा, जय और जमील। कितने पे मिलेंगे? 15 पे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों के कमेंट मुझे दिख नहीं रहे या फिर इतने ही कमेंट है? गुड मॉर्निंग कमलेश बाइसेन, स्वागत है आपका। क्या आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आखिरी, हु मीट्स फॉर द सेकेंड टाइम? तो फर्स्ट में तो 15 था, सेकंड में 21, तो जय और जमील 21 पे, नहीं, जमील और जॉनी 35 पे, जय और जॉनी 21 पे, करेक्ट, जय और जॉनी 21 पे मिलेंगे। देखो ध्यान से, जय और जॉनी काय पे मिलेंगे? 21 पे। यहां पर ये समाप्त होता है। अब बारी आती है आगे, अगला सवाल दिया गया कथन और निष्कर्ष वाला है, जिसमें 2 कथन दिए जाते हैं, है ना। कथन 1 सत्य, कथन 2 सत्य, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ये यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जब कलेक्टर बनते हैं ना उस एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बस वो जीएस के रहते हैं और ये काई के हैं? गणित के। आपको क्या करना है? 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, 2 स्टेटमेंट पढ़ना है ध्यान से। दोनों स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट सही है या उसका कंक्लूजन सही है, और स्टेटमेंट और कंक्लूजन में रिलेशन प्रॉपर है क्या, तो ए ऑप्शन लगाना है। यदि स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन सही है, उनका रिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो बी ऑप्शन लगाना है। स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन गलत है, तो सी ऑप्शन लगाना है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन निकालना है। जैसे मैंने बोला कि पाई जो है वह बराबर 22/7 होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये मेरा स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? परिधि बटे डायमीटर, है ना, परिधि बटे डायमीटर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? परिधि बटे डायमीटर। तो बिल्कुल उसी के थ्रू सॉल्व हो, क्या है ये, मतलब स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है, उसका रीजन उसी तरीके से सॉल्व हो, क्या है ये, तो ऑप्शन ए आएगा। अब मैं मान लो स्टेटमेंट बोलूं कि, मतलब कोई स्टेटमेंट ऐसा बोलूं कि स्टेटमेंट भी सही बन जाए, रीजन भी सही बन जाए, लेकिन दोनों में आपस में रिलेशन ना रहे, तो बी ऑप्शन आएगा। स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन आएगा। दोनों गलत है तो डी ऑप्शन आएगा। तो ये याद रखना है आपको, ए बी सी डी ऑप्शन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ, सीटेट में भी आते हैं, अच्छी बात है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन दिया गया 2 प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 25 और 815। ये स्टेटमेंट दिया है कि 2 प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 25 और कितना है? 815। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हमने पढ़ा है कि जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ का भाग जाता है, हाँ या ना। तो 815 में क्या 25 का भाग जाएगा क्या? तो 5 से भाग दिया, 25, 5 से भाग दिया, 5 1 5, 5 6 30, 1 बचा 5 3 15। अब तो 5 का भाग नहीं जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ही क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि एलसीएम में काई का भाग नहीं जा रहा? एचसीएफ का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। 2 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। सही बात है। ये रीजन क्या है? सही है, कारक तो सही बोला कि 2 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। मतलब स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? बी वाला? नहीं, हमारा स्टेटमेंट गलत है और रीजन क्या है? सही है। तो यहां पर देखो, कथन गलत है, कथन 2 सत्य है। सही बात है, कथन दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या है? गलत है। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। तो मैं यहां टिक ना करते हुए यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि आपको सारे जगह ऑप्शन सेम ही रहेंगे, एबीसीडी वही रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, क्योंकि कथन गलत है। निष्कर्ष बोलना चाहिए, या फिर कथन नंबर 2 जो है वो सही है। कथन 1, एचसीएफ ऑफ 234 एंड 47 इज 1। 234 और 47 का एचसीएफ 1 होगा,
तो हम चेक कर लेते हैं 247 47 के पहाड़े में 7 21 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 के पहाड़े में 4 कब आता है? 7 दूनी 14 दो बार में आएगा। नहीं हो सकता, मतलब अगर जो मान लो 5 बार भी करें हम, 7 पंजे 35 बचा 3 5 चौक 20 और 3 23 235 और 234 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना है? 1 है। राइट है, किसी का भी भाग नहीं जाएगा। HCF तो क्या है? 1 है। दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा सदैव कितना होता है? 1 होता है। करेक्ट बात है, ये दोनों भी सही है ना। HCF इन दोनों का 1 है क्योंकि दोनों सहअभाज्य है। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, उसका कंक्लूजन भी सही है। ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन। स्टेटमेंट भी सही है ना। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। क्लास देख रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर भी तो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। अगला, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, सही है या गलत है? करेक्ट, क्योंकि रूट की संख्याएं क्या होती है? परिमेय होती है। ठीक है, यदि वो रूट से बाहर नहीं निकल रही। अगला कथन दूसरा, यदि p एक परिमेय अभाज्य संख्या है तो रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या p परिमेय अभाज्य संख्या है तो रूट p परिमेय होगी? करेक्ट। अपरिमेय होगी? करेक्ट। जैसे मान लो अभाज्य संख्या का मतलब रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, बिल्कुल सारी अपरिमेय होगी। तो ऑप्शन सही है, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? ए। स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसका कंक्लूजन भी क्या है? करेक्ट है। दोनों क्या रहेंगे? राइट। नेक्स्ट, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का HCF 1 होता है। करेक्ट। यदि दो क्रमागत प्राकृत संख्या है a और a+1 तो इन दोनों का HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। HCF हमेशा क्या रहेगा? 1। ये करेक्ट है। दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि दोनों दो लगातार संख्याएं, जो दो लगातार प्राकृत संख्याएं, वह क्या होती है? सहअभाज्य होती है। क्या होती है? सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? ये आएगा कि कथन भी सही है और उसका निष्कर्ष भी सही है, ट्रू है। अगला, किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n³ - n 6 से विभाज्य है। n³ - n देखना है ना, 3n नहीं है, n³ - n लिखा है मेरे हिसाब से। n³ - n 6 से विभाज्य है, हाँ या ना? जोर से बोलो। ये n³ - n लिखा है ना, n³ - n। n³ - n का मतलब क्या होता है? यदि दोनों में से n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? n² - 1 और n² - 1 मतलब a² - b²। तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 और n-1। मतलब यदि n कोई एक संख्या है तो उससे एक ज्यादा और एक कम। जैसे मान लो n 5 है तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा? 6 और एक कम कितना हो जाएगा? 4। तो तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा 6 से विभाज्य होती है। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होता है। तो करेक्ट बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। बोथ आर ट्रू। n, n+1 2 n-1, तो ये तीनों तीन क्रमागत क्या हो गई? प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है। अगला, HCF ऑफ AB 4AB = 96 मल्टीप्लाई बाय 404 और LCM ऑफ AB = 9696। देखो 4AB बराबर दिया है 96 इंटू 404, 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 101। मतलब AB बराबर हो जाएगा 96 और 96, ये हो जाएगा AB बराबर 96 96। तो ये बोला इफ HCF ऑफ AB = 4AB,
है ना। ये बराबर नहीं लिखना था, कॉमा लगाना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है। एलसीएम ऑफ टू नंबर ए और बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू ए बी। If HCF of AB is equal to 4AB, तो 96 multiply by 404. Then LCM of AB is equal to HCF of AB into AB. क्वेश्चन में मिस्टेक है, बहुत इनकरेक्ट, दोनों गलत है, दोनों गलत है। पहला वाला सही कैसे हो सकता है? HCF 4AB के बराबर दिया है और 4AB HCF जो है वो हो गया, तो HCF LCM से बड़ा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से बोथ आर फॉल्स है, जो लिखा है उस हिसाब से बोथ आर फॉल्स है, दोनों गलत है। अगला, फर्स्ट ट्रू कैसे होगा बेटा? फर्स्ट ट्रू कैसे होगा? फर्स्ट ट्रू पॉसिबल इसलिए नहीं है, देखो 4AB अगर जो दिया हुआ है 4 गुणित AB, मतलब ये HCF दिया है, तो HCF जो है वह LCM से बड़ा हो जाएगा, HCF इज ग्रेटर देन LCM हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला, 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, करेक्ट। 997 में किसी और का भाग नहीं जाता। 997 में देखो किसी का भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 31 का भाग नहीं जा रहा है ना। 961 में 31 जोड़ोगे तो 992 हो जाएगा, 31 का नहीं जा रहा है। 29 का भाग नहीं जा रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा है। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक धनात्मक पूर्णांक n एक अभाज्य संख्या है यदि रूट n से कम या बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक n को विभाजित नहीं करता। करेक्ट बात है, दोनों राइट है। ऑप्शन क्या आएगा? ए। जैसे आपको देखना है तो रूट 997 से छोटे, 997 से छोटे जितने भी पूर्णांक होंगे उनसे भाग देके देख लो, कहीं से भाग देख लो, देके देख लो। रूट 9, जैसे अभी मैं 31 से दे रहा था, क्यों? क्योंकि 961 जो होता है 31 का स्क्वायर होता है, तो 31 और उससे छोटे जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? डिविजिबल होंगे, ठीक है। या बीच में कॉमा होगा क्या? अच्छा, ये कॉमा है क्या? अब देखो, अगर जो कॉमा होगा तो चेंज हो जाएगा। यदि बीच में कॉमा है, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 4, HCF इज इक्वल टू कितना? 4, और A इंटू बी बराबर 96 इंटू 404, तो LCM क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि HCF 4 है, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9696, तो मैच हो गया। मतलब फर्स्ट वाला क्या है? करेक्ट, और सेकेंड वाला क्या है? करेक्ट। गलत। LCM ऑफ टू नंबर A एंड B इज HCF ऑफ AB इंटू AB, गलत। ये वाला तो गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बी। स्टेटमेंट राइट है, पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। यहां पर हमने चेक कर लिया था, क्या आंसर आया था? ए, ठीक है। एक आखिरी, रूट 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट बात। रूट 2 और रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। कथन दूसरा, यदि पी और क्यू अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो रूट पी और रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी, करेक्ट है ना। पी और क्यू अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, अभाज्य है तो रूट के अंदर दोनों क्या होगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए, ए इसका राइट आंसर होगा। ये 9th क्लास की आर.डी. शर्मा खत्म होती है, अब आती है 10th क्लास की। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम कौन सी आर.डी. शर्मा के रहेंगे? 10th क्लास के, 10वीं क्लास के नंबर सिस्टम की, ठीक है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, 0.3 बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? x एक परिमेय संख्या है, क्योंकि x को समीकरण 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स को हल करके p बाई क्यूब में व्यक्त किया जा सकता है। क्या ये सही है? दूसरा, x एक परिमेय संख्या है क्योंकि x को समीकरण 10x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स से हल करके p क्यूब में व्यक्त किया जा सकता है। x एक अपरिमेय है, x एक अपरिमेय है, तो x अपरिमेय तो है नहीं, अपरिमेय तो नहीं है, क्या है? परिमेय। और 0.3 बार को हमने लिखना सिखाया 3 बटे कितना? 9, मतलब 1 बटे कितना? 3। क्या इसको सॉल्व करके 1 बटे 3 आएगा क्या? तो 3 x इधर आएगा तो 10 और 1 कितना हो गया? 11, और 11 का भाग में चला जाएगा, मतलब ये वाला क्या हो गया? गलत। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ए राइट आंसर होगा। ए बिल्कुल सही रहेगा कि x एक परिमेय है और 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए।
अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। नीचे लॉक कर दिया क्या? अच्छा ठीक है। अगला सवाल सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। चलिए क्या आंसर आया। यदि 7 और 11 के बीच की कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में लिखा जाता है तो m के पूर्णांक मान किसके बीच होंगे, है ना। 7 और if sum of the rational number between 7 and 11 are written in the form of m/6 then integer value of m lie between। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। हाँ, ऑप्शन है 42 से 60 के बीच में, 42 और 77 के बीच में, 42 और 66 के बीच में, 48 और 60 के बीच में। तो 7 और 11 के बीच में कुछ परिमेय संख्या है, m/6 के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 7 के 8 बटे कितना लिख दिया 6, कितने के बीच में, है ना। ऑप्शन डी रहेगा। 8/6 लिख दें या 9/6 लिख दें, 10/6 लिख दें, 11 तो आएगा नहीं, 10/6, ये 4 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब 1.33, ये क्या हो जाएगा 3 दुना का 6, 3/2 मतलब 1.50, और ये 2 तिया 6 और 2 से कितना 5 मतलब 1.66। पूछना क्या चाहता है मुझे समझ में नहीं आया। तो 33 से 66 के बीच में है, ऑप्शन कौन से में, डी में 33 कैसे आएगा। अरे क्वेश्चन ही कुछ और है। यदि 7 और 11 के बीच कुछ परिमेय संख्या को m/6 के रूप में लिखा जाए, जैसे m/6 के रूप में 7 के बाद कौन है 8, 9 और 10, तो 8 कब होता है 48 बटे कितना 6, और 9 कब होता है तो 9 छंगी 54 बटे कितना 6, और 10 कब होता है 60 बटे कितना 6, मतलब 48 बटे 6 फॉर्म में लिखना है, तो 48, 48, 48, 54 और 60, तो 48, 54 और 60, तो मान किसके बीच होंगे, तो 42 और किसके बीच में 66 के बीच में। 48 और 60 नहीं ले सकते, अगर जो इंक्लूड करेंगे तो 48 और 60 होगा। यदि 7 और 11 के बीच की कुछ परिमेय संख्या को m/6 के रूप में लिखा जाए तो m के पूर्णांक मान किसके बीच में होंगे, है ना। तो 48 और 60 के बीच में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 48 और 60 के बीच में मतलब 48 और 60 को छोड़ना पड़ेगा, और 48 और 60 को छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से बी होगा, है ना, डी नहीं हो सकता। हाँ, पर अगर जो मान लो मैं 42 ले नहीं रहे ना, 42 और 66 के बीच में, तो 42 नहीं 43 लेना है, फिर 42 यहाँ वर्ड पढ़ो ना के बीच में, तो बीच में मतलब 42 और 66 नहीं लेना है, 42 के आगे, जैसे 48 और 60 के बीच में, तो 48 को छोड़ दो और 60 को छोड़ दो, उनके बीच में तो 49 और 50, 51 ऐसे, और 60 के पहले मतलब 59, तो 60 चाहिए ना हमको, तो 42 और 66 के बीच में ही 60 आ पाएगा और 48 आ पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बी ऑप्शन होगा, और यदि बीच ना लिखा हो, उनको इंक्लूड हो, तो कौन सा आएगा डी ऑप्शन, 48 और 60। अगला सवाल, अब डी होगा तो फिर इसको इंक्लूड बीच में हटा दो, ये लिखा है वैल्यूज लाई बिटवीन नहीं लिखो, फिर लाई बिटवीन मत लिखो, फिर
उस समय 48 और 60, 48 एंड 60 बोथ इंक्लूड, तब जाके आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप अपने बेसिस पे एग्जाम में देख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है। एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है ना, करेक्ट है। मतलब पहला भी सही था और तीसरा भी सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय होते हैं। एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, गलत। जीरो जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? हाँ बेटा बोलिए। आप इधर बैठ जाना। चलिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नन ऑफ दिस। एक परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं समाप्त या गैर समाप्त करने वाला, गैर दोहराव वाला, गलत। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि या तो समापन हो जाएगा या फिर गैर समापन वाला, दोहराव वाला। ठीक है, कि समापन ना हो रहा है और गैर समापन वाला क्या है, दोहराव वाला है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? इसका ऑप्शन रहेगा बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4.2 लिखा, ये तो परिमेय है ही सही, 4.2 बार लिखा, तो ये भी क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या या तो टर्मिनेट हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अगला सवाल इसको सॉल्व करिए। चलिए अगला सवाल, एक संख्या अपरिमेय होती है यदि और केवल यदि उसका दशमलव प्रतिनिधित्व हो। एक संख्या अपरिमेय होती है, गैर अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है, जैसे लिखा है 4.67 बार, ये जो है ये परिमेय होती है। नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात ही अलग है, नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आती है, 2.6 बार भी नॉन टर्मिनेटिंग है, √3 भी है, तो दोनों को अपरिमेय नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब अविराम और अविराम, डबल लिख दिया अविराम, हिंदी में बोला जाए तो अविराम और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग है ना, वास्तविक अनावृत, उसको क्या बोला जाता है? अनावृत। क्या कहा जाता है? अनावृत। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, करेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, बताइए। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या जो टर्मिनेट डेसिमल है वो अपरिमेय नहीं होती, जो रिपीटिंग डेसिमल है वो भी अपरिमेय नहीं होती, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अपरिमेय होती। जैसे आप देखोगे पॉइंट के बाद 30, फिर 13, 23, 10, 05, 23, अगला क्या आएगा आप नहीं बता पाओगे।
जबकि इधर 15151515 अनंत तक जाए ये बता सकते हो, 13151315 अनंत तक जा रहा है ये बता सकते हो, ये तो टर्मिनेट हो ही गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, P बाय क्यू के रूप में 0.4 का मान जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ 0.4 इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.4 को P बाय Q में बदलना है। 0.4 पॉइंट हटेंगे तो कितना आएगा 10, 2 दूना का 4, 2 पंजे 10, करेक्ट आंसर आएगा 2/5। ये परिमेय संख्या में हमने बदला, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से सवाल है, आराम से बन जाएगा। अगला दिया है 1.6 बार को P बाय Q में बदलिए, है ना। तो जो मैं सिखाता हूं आपको क्लासेस में वो किताब का ही रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कहीं और से मैं लेके आता हूं। देखो ये 10वीं की किताब में दिया हुआ है और ये मेरी तीसरी या चौथी क्लास में मैंने सिखाया था, मतलब जब आपको डेसिमल पढ़ा रहा था तब सिखाया था। 1.6 बार का सरलतम रूप क्या होगा, तो 1.6 बार को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, मतलब कितना हो जाएगा 15/9, 3 पंजे 15, 3 3 9, मतलब करेक्ट आंसर आएगा 5/3, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया था, कैसे करते हैं, पूरी की पूरी संख्या वैसी की वैसे लिखेंगे। यदि पॉइंट के पहले, बार के पहले जितनी भी संख्या, चाहे पॉइंट के इधर हो या उधर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी घटाना है। यदि पॉइंट के इस तरफ बार की संख्या को छोड़ दिया जाए तो बार वाली संख्या के लिए 9 लिखते हैं और बार के बाहर वाली संख्या के लिए 0 लिखते हैं। तो बार के अंदर वाली संख्या 1 है तो 9 लिख दिया, बार के बाहर कुछ है नहीं तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, और पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या के लिए कुछ नहीं लिखते, सिर्फ उसको घटाने में यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा 5/3। ये चेक भी कर सकते हो, 3 के 3 बचा 2, पॉइंट लगाओगे 3 6 18, 3 6 18 अनंत तक चलता जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो पाई जो होता है वह अपरिमेय है ना, √5 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, 0.10 1001 100001 1 4 टाइम 01 1 0.83 583 583 583 अनंत तक जा रहा है, तो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, है ना, ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी रहेगा। 0.835 मतलब 835 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 999, ये P बाय Q में बदल गया, मतलब ये कौन सा है परिमेय, बाकी सारे क्या है अपरिमेय। पाई अपरिमेय है, 0.10 1001 100001 1 4 टाइम 01, ये अपरिमेय, √5 भी क्या होगा अपरिमेय। अगला सवाल, 17/7 के दशमलव विस्तार में अंकों के दोहराए जाने वाले ब्लॉक में कितने अंक होंगे। 17/7 में कितने अंक दोहराव वाले होंगे, कितने रिपीट होंगे, सॉल्व करो, ऑप्शन नहीं है इसका, तो कोई तरीका थोड़ी ना है। ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉल्यूशन करो, कॉपी पेन निकालो, हाथ पांव चलाओ थोड़ा, है ना। सत्रह बटे सात के दशमलव विस्तार में अंकों को दोहराए जाने वाले ब्लॉक में कितने अंक होंगे, तो 17 बटे कितना है 7, जब 7 से भाग दोगे 17 में कितनी बार जाएगा, तो 7 दुना का 14, है ना, 2 बार में 14, बचा कितना 3, दशमलव लग गया 0, 7 चौक 28, बचा 2 0, 7 दुना का 14, बचा 6 0, 7 अटे 56, बचा 4 0, 7 पंजे 35, बचा 5
0, सते सते 49, बचा कितना 1 0, 7 1 है 7, बच कितना गया 3, आ गए वापस यहीं पे 30 पे, मतलब 2 2 4 और 2 6, रिपीटिंग होंगे 6, ऑप्शन बी राइट आंसर। कितने रिपीट होंगे 6, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, विद सॉल्यूशन भी और विदाउट सॉल्यूशन दोनों दे दूंगा। ठीक है, अगला दशमलव विस्तार जो किसी परिमेय संख्या में नहीं हो सकता वह है, दशमलव विस्तार जो किसी परिमेय संख्या में नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या में ये दशमलव विस्तार होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ऑप्शन कौन सा डी। मतलब सीधी सी बात, जो परिमेय ना होगा वह दशमलव विस्तार परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है, सच्चा मतलब कौन सा ट्रू है। पहला, पाई एंड 22/7 बोथ आर रैशनल, गलत, पाई जो है वह इरेशनल है जबकि ये क्या है रेशनल। तो जहां ऐसा लिखा हो पाई एंड 22 बोथ आर इरेशनल, करेक्ट, पाई इज रैशनल 22/7 इरेशनल, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन कौन सा सही है डी। पाई इरेशनल है जबकि 22/7 क्या है रैशनल। ठीक है, तो जो मैं कभी कभी क्लास में आपको ज्ञान देता हूं तो ऐसा नहीं है कि वो यूनिक ज्ञान होता है, सब किताबों का है ना, किताबों में ऑलरेडी डला हुआ। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी 2/3 में, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा 2√2, तो ये अपरिमेय है, 2√2 अपरिमेय है। ये 24 मतलब ये कट जाएगा काय से 8 से कट जाएगा, 8 दूना का 16, 8 तिया 24, मतलब √3 कितना हो जाएगा √2, ये भी अपरिमेय है। यहां अगर जो अपन 8 से भाग दें तो 2 से 4 हो जाएगा, और 2 से कितना आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूना का 4, 2 पंजे 10, तो √625 √4, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। बस भाई साहब ये अटक गए √8। ये अपन एक का है ना, एक काम करते हैं, यहाँ क्यूब रूट लगा देते हैं ताकि यहाँ कितना बाहर आ जाए 2, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अपरिमेय कौन बच जाएगी, ऑप्शन डी, है ना। तो यहाँ 3 लगाना भूल गया होगा सामने वाला, मैंने लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही व्यापम में भी जब गलत आए तो आप भी लगा देना। ठीक है, वहां लगाने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। यहां तो लगा सकते हैं हम, वहां नहीं लगा पाएंगे। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अपरिमेय डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, एकमात्र रैशनल कौन सा है, डी 0। 3 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, 3 और 3 के बीच, ये तो गड़बड़ हो गया। अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 3। चलो इनमें से रैशनल कौन कौन दिख रहा है, 0 भी रैशनल है, -4.3 रैशनल है, -3.4 रैशनल है, 1.10 110 ये इरेशनल है। तो आई थिंक क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ है, क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, तो इसको हम हटा देते हैं, एक क्वेश्चन हटा देंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताओ। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, जोर से बोलो। ऑप्शन डी, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन हटाया ना अभी, कौन सा वाला हटाया, ये वाला हटा दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ ध्यान दोगे तो ये क्या है, परिमेय है, टर्मिनेटिंग। ये भी 3.144 पे क्या आ जाएगा बार, और ये 3.14 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अकेला ऑप्शन डी जो है वह अपरिमेय है क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल क्या होगा। देखो यही सवाल 9th में भी था, यही का यही सवाल 10th में दे दिया। उनको पता है कि ढोरून ने 9th में ध्यान दिया नहीं होगा, तो 10वीं में दे लेंगे, तो कम से कम सीख जाएंगे। मतलब बच्चों के हिसाब से ही पूरा करिकुलम डिजाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब होता है कि उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, और इरेशनल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। जैसे 2 × √3, 3 × √5, कोई भी नंबर का कर लो, क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, यदि नॉन जीरो नहीं लिखा होता तो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते थे,
क्योंकि जीरो का गुणा किससे करो तो क्या हो जाएगा जीरो, और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा रैशनल में। समझ रहे हो? दो इर्रेशनल का सम क्या होता है? दो इर्रेशनल संख्याओं का सम क्या होता है? तो इर्रेशनल होता है ना? नहीं, रैशनल भी हो सकता है। तो दो इर्रेशनल संख्याओं का सम रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकता है, जबकि दो रैशनल का सम हमेशा क्या होगा? रैशनल होगा। कल भी लिख के दिखाया था मैंने आपको, दो रैशनल का सम क्या होगा? रैशनल, जबकि दो इर्रेशनल का सम रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल। हिंदी में बोलूं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होता है। अगला 0.2 बार और 0.5 बार का योग क्या होगा? तो 0.2 बार प्लस 0.5 बार, जब तक कैरी नहीं आ रहा है डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 0.5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 बार, जो कि हो जाएगा 7 बटे कितना? 10। 7 बटे 10 नहीं होगा बेटा, 7 बटे कितना? 9। करेक्ट आंसर आएगा 7 बटे 9, ऑप्शन बी है ना। 10 मत ठोक देना, 7 बटे 9 बार लगा हुआ है ना। ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला 0.2 बार और 0.5 बार का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0.2 बार मल्टीप्लाई बाय 0.5 बार, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? तो 0.2 बार 0.5 बार का मतलब 2 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 9, मतलब 10 बटे कितना हो जाएगा? 81। करेक्ट आंसर आएगा 10 बटे 81, ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा? 10 बटे 81। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल। एक संख्या x का योगफल x स्क्वायर अपरिमेय है। देयर इज ए नंबर x सम दैट x स्क्वायर इज ए इरेशनल बट x की पावर 4 इज ए रेशनल, देन x कैन बी। तो x क्या हो सकता है? यदि x एक संख्या है तो x स्क्वायर जो है वह इरेशनल है। वह क्या है? इरेशनल। और x की पावर 4 करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? रेशनल। तो बट ओबियस है कि जो भी संख्या है वह करनी 4 के अंदर है। वो काय में है? करनी 4 में। जो भी संख्या है पी क्यू, जो भी संख्या है वो करनी काय में है? 4 में। क्योंकि अगर जो इसका स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, जो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि अपरिमेय बोल रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि क्यूब रूट दे रखा है उसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो क्यूब बाहर थोड़ी निकलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, कि इसका स्क्वायर करने पर √5 आएगा जो इरेशनल होगा, पर पावर 4 करने पर ये काय में बदल जाएगा। यदि कोई बोलेगा करनी 4 और अंदर 5 है, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा? करनी 5, जो कि क्या होगा? एक इरेशनल। जबकि करनी 4 की है और अंदर 5 है, उसकी घात 4 लगा दो तो क्या आ जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? रेशनल। मतलब 2 की करनी लगा, 2 का स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है? मतलब सिर्फ स्क्वायर करने पर इरेशनल आ रहा है, जब पावर 4 करने पे क्या आ रहा है? रेशनल आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, गलत है ना। कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवांछनीय है। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी गलत है ना। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, गलत। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवांछनीय तथा अनपुनरावृत्ति होता है, करेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, यदि ये दोनों एक साथ दिए होते तो सही होता। परिमेय का दशमलव का प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत बेसिक से पॉइंट है ना, लेकिन अच्छे पॉइंट है, पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत। अभी बताया था, परिमेय भी हो सकती है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन डी राइट, सी राइट है ना। कैसे? जैसे लिखा है a प्लस या √3 प्लस √5, क्या आएगा? ये भी अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय आया। पर अगर जो मान लो मैंने लिखा कि 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये एक अलग अपरिमेय, एक अलग अपरिमेय, पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। उस केस में क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है।
एक अपरिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, ये भी क्या है, सही है ना। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ये क्या है, गलत है। दो परिमेय संख्याओं का योग कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी क्या है, गलत है। ये तो गड़बड़ हो गया। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, नहीं ये भी गलत है। सही तो है। ये सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय, पहला गलत है। ऑप्शन बी राइट है। अभी तो किया था इसके पहले, उसको यहाँ पे टिक कर दिया। परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर आया। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है ना, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी कैसे सही है? गलत है ना। गलत है मतलब। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक नहीं हो सकता, मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग पूर्णांक नहीं हो सकता। तो हमने लिख लिया, मान लो 4/3 प्लस हमने लिख लिया 5/3। दो परिमेय है, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 9/3 और कितना आ गया, 3। पूर्णांक बन गया है, बोल रहा पूर्णांक नहीं हो सकता, हो तो गया। अगला ए रॉन्ग था, करेक्ट प्रिया धाकड़ जी, अरुण पाटीदार जी, ए रॉन्ग था बिल्कुल। अगला, निम्नलिखित में से बयानों में से कौन सा सच्चा है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो √12 गुणित √3, रूट कितना हो जाएगा, 36 और क्या आ जाएगा, 6। तो पहला गलत। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। तो एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय अभी पढ़ते हुए आए, सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है, गलत है ना। जैसे √3 और √5 दोनों को जोड़ा तो अपरिमेय तो आ गया। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का योग कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक पूर्णांक जैसे 5 और एक परिमेय संख्या 2/7 कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, 3 भी परिमेय है, तो 3 + 5 पूर्णांक ही हो गया, 8 हो गया ना, तो परिमेय पूर्णांक हो गया। तो ऑप्शन डी भी क्या है, रॉन्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर आया। कौन सा आएगा, बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। सी कैसे गलत था। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या हमने ले ली √7, इसका वर्ग कर दो, ये परिमेय नहीं आई, है ना। तो ऑप्शन सी भी गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है। तो ये 2/9 आ जाएगा, ये तो परिमेय है, ये तो ऑलरेडी परिमेय है। 81 इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा 9 में, ये भी परिमेय है। अकेला 7 बच जाएगा, ये राइट आंसर होगा। करनी 7 जो है वह अपरिमेय, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संगत है। तर्क संगत ना बोलते हुए रेशनल, परिमेय, इनमें से कौन सा परिमेय है। तो पाई परिमेय नहीं है, 4/0 परिमेय नहीं है, √3 परिमेय नहीं है, 0/4। ऑप्शन डी आएगा। क्यों, क्योंकि ये कई में कन्वर्ट हो जाता है, इनफाइनाइट में। क्या निधि पांडे जी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो एक्सप्लेन किया ये समझ में आया। आपने स्क्वायर रूट में लिया, मैं क्यूब रूट में ले लू तो, क्यूब रूट में ले ले तो गलत हो जाएगा ना। आप सिर्फ स्क्वायर रूट सोच के चल रहे हैं, क्यूब रूट भी तो हो सकता है ना। तो वो उस केस में ये वाला जो सी ऑप्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला, संख्या 0.318564318564318566 ये क्या है, अननेचुरल नंबर नहीं, एन इंटीजर नहीं, एक प्राकृत संख्या तो है, प्राकृत संख्या तो है, पूर्णांक नहीं है। अरेशनल नंबर एक परिमेय संख्या, हाँ ये है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर भी प्राकृत संख्या तो है, प्राकृत संख्या नहीं है, सॉरी। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल होते हैं, पूरे होते हैं, 1 2 1 2 3 4, ये पूरा नहीं है। तो ये p/q में ही कन्वर्ट हो सकता है। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन राइट आएगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृत संख्या नहीं। n एक प्राकृत है तो √n कैसे प्राकृत होगा, नहीं।
ऑलवेज अ रेशनल नंबर, नहीं, है ना। ऑलवेज अ रेशनल नंबर कैसे, √2 रेशनल होगा नहीं। ऑलवेज एन रेशनल नंबर, नहीं, क्योंकि √4 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। समटाइम्स अ नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स अ इरेशनल नंबर, करेक्ट ऑप्शन डी। जैसे √4 जो है वह 2 में हो जाएगा, लेकिन √5 वैसा का वैसा रहेगा। √9 जो है वह 3 में हो जाएगा, वैसे ही √8 जो है वैसा का वैसा रहेगा। तो कभी नेचुरल आ जाएगी, कभी अपरिमेय आ जाएगा, कभी नेचुरल आ जाएगा, कभी अपरिमेय आ जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। थोड़े नंबर्स के बारे में चीजें और क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है ना। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, रेशनल क्या होता है। देखो पूरा पूरा चैप्टर दे दिया, 50 क्वेश्चन दे दिए, फिर भी हमको अब सीखना पड़ रहा है। 10वीं पास किए कितना समय हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को अनवांछनीय आवर्ती दशमलव के रूप में दर्शाया जा सकता है ना, जो खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहां पर आप देखोगे 3×8 = 24, 3 से कितना 13, 8 से तो कट जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, 16 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, सिर्फ 3/11 है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी। मतलब कोई संख्या के बीच नीचे, है ना, नेचुरल नंबर के नीचे कोई अभाज्य हो, अभाज्य 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर, है ना, और दोनों का जो है वह कॉमन, मतलब कटना नहीं चाहिए, अभाज्य बचनी चाहिए नीचे। मेरा कहने का मतलब ये कि दोनों में कॉमन अभाज्य ना हो। ठीक है, जैसे 3/7 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 3/5 क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। 3/2 क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। 3/11 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 3/13 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 3/19 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 5/23 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सब नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, बटे में बस 5 और 2 रहा तो ही टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है अ यूनिक रियल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अद्वितीय वास्तविक संख्या। अ नेचुरल नंबर एक प्राकृत संख्या, अ रैशनल नंबर एक परिमेय संख्या, अ इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या। ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, यूनिक रियल नंबर, है ना। हाँ बिल्कुल, उसमें वास्तविक भी आ जाएगा, प्राकृत भी आ जाएगा। मतलब वास्तविक संख्या में प्राकृत भी आ जाएगा, परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय भी आ जाएगा, सब कुछ दर्शाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन पे √2 दर्शाया होगा या नहीं, कैसे दर्शाते हैं √2, ये 0 है तो √2 क्या हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। फिर आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टच कर देते थे, ये √2 हो जाता था, है ना। तो उस समय बहुत कठिन लगता था, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, है ना, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल बनवा रहे और उससे सॉल्व करवा रहे। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या आएगा, ए अ यूनिक रैशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, यूनिक रियल नंबर, करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला 1.27 को p/q के फॉर्म में लिखिए। बताओ क्या आंसर आएगा, 1.27 बार को p/q के फॉर्म में लिखिए। टाइम अप। ऑप्शन बी, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 127 -1/99 और कुछ नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 126/99। 9 से 11, 9 1 9 9 चौक 36, 14 बटे कितना हो जाएगा, 11। करेक्ट आंसर आएगा 14/11, ऑप्शन बी राइट आंसर। कितना आएगा, 14/11। और कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, RD शर्मा से सीधा जाना पड़ेगा किसमें, मेरी लाइव क्लास में। लाइव क्लास में आप सिर्फ डेसिमल उठा के देखना, मैंने सिखा रखा है, सिखाया नहीं सिखाया, दिल से सिखाया बिल्कुल, है ना, मतलब एक एक चीजें एक्सप्लेन करके सिखाया। तो मैं जो चीजें सिखाता हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी किताब को रिलेट करके ही सिखाता हूँ, कोई भी चीज उससे बाहर नहीं होती। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 0.3 बार को p/q के फॉर्म में लिखिए, है ना। तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना 9, 1 बटे कितना 3। अब आपको लग रहा है नहीं लग रहा कि सच में जो 9th क्लास की किताब है या 10th क्लास की किताब है इंपॉर्टेंट है ना।
मतलब बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें, और कठिन सवाल नहीं थे। हम 100 में से 100 नंबर उस समय क्यों नहीं लाए हमको पता नहीं, लेकिन बाकी अच्छे से पढ़ाई करते तो ला सकते थे। 0.32 और 2 के ऊपर क्या है बार, बताओ क्या होगा। तो 0.32, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है, सारे आर डी शर्मा के सवाल है और पूरे सवाल है, मतलब आपको इसके अलावा आर डी शर्मा की किताब लगाने की जरूरत नहीं है, A to Z क्वेश्चन है इसमें। तो 32 बार मतलब ये हो जाएगा 32 माइनस कितना 3 अपॉन 9 और 0, बार के अंदर की संख्या के लिए 9 और बार की बाहर की संख्या के लिए 0, तो ये हो जाएगा 29/90। करेक्ट आंसर आएगा 29/90। कहीं दिया हुआ है ऑप्शन बी 29/90 इसका राइट आंसर है। कितना आएगा 29/90। अगला 23.43, 23.43 और 43 पे क्या है बार, सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। क्या आएगा ऑप्शन, देखो 23.43 और 43 पे बार मतलब 2343 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 99, जब घटाया तो 23 3 में से 3 गया 0, 2320/99, 3 2 5 6 7 मतलब कटने का कोई चांस नहीं है। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन 2320/99, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। देखो 2390/99 भी आ रहा है कुछ बच्चों का, ऑप्शन में ही नहीं है। अगला 0.001 क्या होगा बताओ, ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक काम करते हैं बार लगा देते हैं, ना तो बार भी लगा देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 900 हो जाएगा, आया ना, कोई बात नहीं। देखो एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पर दो ऑप्शन सेम है, तो एक ऑप्शन में एक 0 बढ़ा दो, तो सीधा सा हो जाएगा 0.001, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 बाय कितना 1000। तो इतने भी सरल सरल सवाल है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। अगला 0.23 बार और 0.23 बार प्लस 0.22 बार डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 3 और 2 5, 2 और 2 4, लेकिन दोनों पे क्या आ जाएगा बार, मतलब 0.45 बार। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन 0.45 बार। अच्छा डी भी है तो 4 5 6 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ऑप्शन ए करेक्ट रहे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 2 और किसके बीच में 2.5, तो यदि हम √11 की बात करें तो 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, 3 या 9 होता है, 3 पॉइंट समथिंग। √11 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से ज्यादा आएगी। √5 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से ज्यादा होगी, है ना, 2 से क्या होगी ज्यादा होगी, लेकिन 2.5 से क्या होगी कम, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 625 6.25, तो मतलब 5 तो उससे कम ही हो जाएगा ना, तो 2 और 2.5 के बीच में, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। और ये तो जब 11 से ही दोनों बड़े हैं तो बात ही नहीं बनती, जब 11 ही नहीं काम आ रहा, 11 से बड़े कौन काम आएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, इसमें कॉन्जिक्यूटिव 0 कितने होंगे, तो देखो यहां से 2 और 5 का गुणा करते हैं, काय का 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, और एक 5 एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 कितने हैं 3 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, टोटल कितने 0 आ जाएंगे 3, तो करेक्ट आंसर आएगा 3 0, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। 1 2 और कहीं से मिल जाता तो हमारा काम बन जाता, ठीक है, तो 3 0 होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए राइट आंसर।
अगला, वह सबसे छोटी परिमेय संख्या जिससे 1/3 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि उसका दशमलव विस्तार दशमलव के एक स्थान के बाद समाप्त हो जाए। तो हमने पढ़ा था 3/10 को यदि हम लोग गुणा करते हैं इकाई से 1/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा, उस समय पे 0.1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3/10, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ए नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट, 3/10, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दिए, वापस से वही कथन निष्कर्ष वाले सवाल आ गए, है ना। जब भी कथन निष्कर्ष आ जाए मतलब बस थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है। क्यों? क्योंकि कथन निष्कर्ष आखिरी रहते हैं चैप्टर के सवाल। ठीक है, चलिए पहला, √2 एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट। √2 एक अपरिमेय, √2 का दशमलव प्रसार अनवंशनीय अनावृत है ना। √2 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, करेक्ट। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। क्यों? क्योंकि कथन भी सही है और उसका निष्कर्ष भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला, किसी दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत। अभी हमने पढ़ा था दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। अगला, दो अपरिमेय संख्याएं जिनका योग एक परिमेय संख्या है, सही बात है। दो अपरिमेय संख्याएं जिनका योग एक परिमेय संख्या है, मतलब हो सकता है देयर आर टू इरेशनल नंबर हुज सम इज ए रेशनल नंबर, है ना, हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन, की नहीं, बी ऑप्शन में क्या है? नहीं, सी ऑप्शन में शायद, है ना। एक मिनट देखते हैं कौन से ऑप्शन में। कथन एक सत्य, कथन दो असत्य, कथन एक सत्य, कथन दो सत्य, एक असत्य, दो सत्य, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? डी, है ना। उसका रीजन क्या है कि दो अपरिमेय संख्याएं जिनका योग एक परिमेय संख्या है, हो सकता है। वो संभावना बोल रहा है कि ऐसे दो परिमेय संख्याएं होता है, पूछता है ऐसे होती है, नहीं होती। दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका योग एक परिमेय संख्या है, हाँ होती है, सिंपल सी बात, ऐसा होता है। तो डी करेक्ट रहेगा कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला, किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, गलत। परिमेय भी हो सकता है, √12 गुणित √3, 3 √36 होता है, 6 हो जाता है। दो अपरिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जिनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन ए राइट है, सेकंड राइट है। दो अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हाँ है ऐसे। √12 गुणित √3, रूट कितना हो जाएगा? 36, कितना हो जाएगा? 6, हाँ है ऐसी अपरिमेय संख्याएं। तो इसका भी ऑप्शन क्या आएगा? डी। देयर आर टू इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, रेशनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डी करेक्ट होगा। अगला, √3 एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट। एक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है एक अपरिमेय संख्या होती है, करेक्ट है ये भी। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। यदि पूर्ण वर्ग निकल गया, पूर्ण वर्गमूल निकल गया तो वो अलग हो गया, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, रक्षा अग्रवाल, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? पहला क्यों गलत होगा? किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब वो कंफर्म बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट बोल रहा है, जबकि वो स्टेटमेंट नहीं है ना। स्टेटमेंट नहीं हो सकता, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो मैंने गुणा कर दिया, √5 गुणित √45, दोनों अपरिमेय है, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या होता है? √225, जो कि कितना आ गया? 15। तो क्या ये अपरिमेय है? क्या नहीं है परिमेय, तो उस केस में ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलो ये कर लिया था हमने, यहां तक आंसर आ गया था। अगला, √2 एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है ना, कारण नहीं है। तो देखना यहां ध्यान से, स्टेटमेंट दिया होगा, क्या दिया है? कथन एक सत्य, कथन दो सत्य, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। कथन एक सत्य, कथन दो सत्य, लेकिन दो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। मतलब सही दोनों है पर दोनों के सरपेर नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी रहेगा कि एक √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला, इससे दो क्वेश्चन पहले, एक मिनट रुक जाएंगे रक्षा, आप जो बोल रहे हो उस क्वेश्चन पे अपन आ जाएंगे। ठीक है,
दो परिमेय संख्याएं जिनका योग और गुणनफल दोनों परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका योग और गुणनफल दोनों परिमेय संख्याएं, है ना? करेक्ट बात है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है और गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय होता है। करेक्ट है। ऐसी संख्याएं जिनमें p बाय क्यू लिखा जा सके और q बराबर 0 ना हो, p और q दोनों पूर्णांक है। करेक्ट, हाँ सही बात है। p और q क्या है, ऐसी संख्याएं हैं, देयर आर नंबर which can be written in the form of p by q, q is not equal to 0 and p and q are both are integer, है ना। तो ये रेशनल का क्या है, स्टेटमेंट है कि रेशनल संख्या तब होती है जब ये होता है। ठीक है, तो बोला गया देयर आर टू रेशनल नंबर whose सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रेशनल, ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोनों में आपस में रिलेशन नहीं दिख रहा। देयर आर टू रेशनल नंबर whose सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रेशनल, करेक्ट बात है। उसने बोल दिया कि दोनों रेशनल है तो उनका योग और गुणनफल दोनों क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन क्या ये रीजन सही दे रहा है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा लिखना चाहिए था कि यदि दो रेशनल नंबर है तो उनका सम और प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल होता है। ऐसा लिख देता है तो स्टेटमेंट का ये भी क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता रीजन। तो दोनों सही है लेकिन दोनों में आपस में रिलेशन नहीं लग रहा मुझे। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि देयर आर नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, हाँ ऐसे नंबर हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q बराबर 0 ना हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन रेशनल की ये प्रॉपर्टी है, ये तो इसने बताया ही नहीं। ठीक है, और आखिरी सवाल, दो परिमेय संख्याएं जिनका योग और गुणनफल दोनों परिमेय है ना, दो परिमेय संख्याएं जिनका योग और गुणनफल दोनों परिमेय, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको हम हटा देते हैं। अब बेटा आप कौन सा सवाल पूछना चाहते थे एक बार बताइए, इससे 2 क्वेश्चन पहले कौन सा वाला सवाल था। रक्षा अग्रवाल जी, इससे 2 क्वेश्चन पहले कौन सा सवाल था, ताकि हम लोग फिर इस क्लास को समाप्त करें। 65 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 62 एक घंटे में। 10 घंटे पढ़ लोगे 600 क्वेश्चन, ऐसे 10 दिन पढ़ लोगे तो 6000 सवाल, गणित ही खत्म हो जाएगी। सर रेशनल और इरेशनल में रिलेशन एक बार अलग से समझा दीजिए। ठीक है, मैं अलग से बता देता हूँ, है ना। इसमें कोई पेज खाली ले लेते हैं, क्योंकि अगर जो मैं वहीं दूसरी किसी जगह लिखूंगा ना तो वो आपको प्रॉपर मिलेगा नहीं, है ना। कोई ऐसी जगह लिख देता हूँ जहां से आपको प्रॉपर मिल जाए। कोई जगह खाली कहीं, ये है, देखना। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। करेक्ट है ना। इनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, इरेशनल। बाकी सारे क्या होते हैं, इरेशनल। तो यदि कोई रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा क्या आता है, रेशनल। यदि कोई रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल। और यदि कोई इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये याद रहेगा। रेशनल और रेशनल का गुणा रेशनल होता है, रेशनल और इरेशनल का गुणा हमेशा इरेशनल होता है, और इरेशनल और इरेशनल का गुणा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यदि कोई रेशनल को रेशनल से जोड़े तो क्या आता है, रेशनल आता है। कोई रेशनल को इरेशनल से जोड़े तो क्या आता है, इरेशनल आता है। कोई रेशनल और कोई इरेशनल और इरेशनल को जोड़े तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये रिलेशन है और ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको कि दो रेशनल का गुणा रेशनल होता है, दो रेशनल का योग भी रेशनल होता है, दो इरेशनल का गुणा रेशनल इरेशनल हो सकता है, दो इरेशनल का योग भी रेशनल इरेशनल हो सकता है। रेशनल और इरेशनल का गुणा रेशनल इरेशनल ही होगा, और रेशनल और इरेशनल का योग भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, ये तीसरी खंडाए, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कथा की प्रसादी विवरण थोड़ी देर से करेंगे, है ना।
तो आपका जो पहला चैप्टर है कौन सा, नंबर सिस्टम, वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का मैंने करवा दिया है। तो आर डी शर्मा का आपका यदि अपना अभी चैनल नहीं आता एक आध दो दिन, तो और आपकी क्लास रोज शाम में रहेगी, है ना। तो रोज शाम में 6 बजे आपकी क्लास रखूंगा मैं, तो 6 से रोज एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया करूंगा। जैसे अभी आज मैंने करवाया रेशनल नंबर, अगला आपका रहेगा कौन सा, ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री में पढ़ा चुका, कंप्लीट लगभग हो चुकी है उधर। तो ज्योमेट्री का मैं ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल है 9th और 10th में, वो मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा यूट्यूब इसमें एप्लीकेशन में। कब, शाम को 6 बजे। बाकी 9 बजे जो रेगुलर क्लास चल रही वो वैसी की वैसी चलती रहेगी, रोज आपकी 9 बजे रेगुलर क्लास रहेगी। अभी आज 10 बजे मैंने एक टेस्ट डाला है एप्लीकेशन पे, वो भी दे दीजिएगा। 100 नंबर का टेस्ट है ना। तीसरे नंबर का, 2 टेस्ट ऑलरेडी डल चुके हैं, एक कल डला था, एक परसों डला था, मतलब इस वीक में 300 नंबर के टेस्ट में डाल चुका हूं। आप कितना पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको डाटा देते जा रहा हूं। बाद में बोलना मत कि सर जो है वो डाटा कम दे रहे हैं, ठीक है। मेरी तरफ से सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल भी अभी डल जाएगी, पीडीएफ फाइल आपको अभी मिल जाएगी। कल वाली तो मैंने डाल दी थी, आज वाली भी अभी मिल जाएगी। और आज मैं आपकी जितनी भी प्रैक्टिस शीट है 50 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सारी मेरे पास आ गई है, आज अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने आपको गले तक भर दिया है, आप कितना पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। टेस्ट डलवा दिया बेटा, टेस्ट दो तो आप, टेस्ट डलवा दिया है मैंने ना, टेस्ट सेक्शन ओपन करके देखिए, डलवा दिया है। कंप्लीट।